हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किए थे स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार और टर्बुलेंट। इसके साथ साथ कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल को हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। आज मेरा टॉपिक बचा हुआ है टाइप ऑफ फ्लो में। दो तरह का फ्लो, रोटेशनल और इरोटेशनल। अब जानते हैं स्टडी फ्लो पढ़े थे, अनस्टडी आपको समझ आ गया था। लेमिनार पढ़े थे, टर्बुलेंट समझ आ गया था। आप यूनिफॉर्म पढ़े थे, नॉन यूनिफॉर्म समझ आ गया। उसी तरह का रोटेशनल पढ़ेंगे तो इरोटेशनल समझ आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। क्या? रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे रोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? घूर्णन प्रवाह। ठीक है, और जो हिंदी जानते हैं, हेडिंग वगैरह हिंदी उतना याद नहीं रहता है, फिर भी साथ घूर्णन। रोटेशनल फ्लो, रोटेशनल मतलब नाम में लग रहा है रोटेट करेगा। रोटेशनल मतलब क्या करेगा? रोटेट करेगा। यदि कोई पार्टिकल है, यदि कोई क्या है, पार्टिकल का या कोई फ्लो हो रहा है, यदि कोई क्या हो रहा है, आपका प्रवाह हो रहा है, तो प्रवाह के तरफ यानी जो फ्लो फ्लो के तरफ यदि पार्टिकल अपने मास सेंटर के अबाउट घूमते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसे कहेंगे हम लोग रोटेशनल फ्लो। नहीं समझ आया हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि प्रवाह के दिशा में क्या कर रहे हैं हम कि प्रवाह के दिशा में प्रवाह के दिशा में प्रवाह के दिशा में पार्टिकल 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 अपने अपने मास सेंटर के अबाउट अपने मास सेंटर के अबाउट मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हुए हुए रोटेट करते हुए फ्लो होता है। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं रोटेशनल फ्लो। उसे हम क्या कहते हैं भाई? रोटेशनल फ्लो। मोबाइल ऑफ कर ले, नहीं तो इसी में फोन आने लगता है। ठीक है, क्या होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? रोटेशनल फ्लो। मतलब क्या हुआ, समझिएगा। जैसे कोई फ्लो है भाई प्रवाह के दिशा में देखिएगा, ये क्या है भाई? प्रवाह का दिशा। हम प्रवाह का दिशा बना रहे हैं, देखिएगा। ए हाँ, देखिएगा, ये अलग अलग क्या है? पार्टिकल। पार्टिकल का पापा है, बड़े बड़े हैं, है ना। ये अलग अलग क्या है भाई? पार्टिकल। प्रवाह किधर से हो रहा है भाई? प्रवाह इधर से लेकर के इधर हो रहा है, प्रवाह इधर से लेकर के उधर हो रहा है। देखिएगा, ये पार्टिकल पहले ऐसा था, जब इधर गया तो कैसे हो गया? ऐसे हो गया। फिर इधर गया, कैसे हो गया? ऐसे गया। फिर इधर आया तो कैसे हो गया? ऐसे हो गया। फिर इधर आया तो कैसे हो गया? ऐसे हो गया। आपको लग रहा है ना भाई प्रवाह के दिशा में वो कैसे बह रहा है? ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है भाई? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? रोटेटिंग फ्लो। उसे क्या कहेंगे हम लोग? रोटेटिंग फ्लो। ये समझ आई? देखिए, लग रहा होगा। ठीक है, अब दूसरा है इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, रोटेशनल हो गया, इरोटेशनल फ्लो। इरोटेशनल फ्लो, अब क्या होगा? प्रवाह के दिशा में फ्लो तो होगा ही, फ्लो होगा, लेकिन अपने द्रव्यमान सेंटर मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हुए आगे नहीं बढ़ेगा। कैसे आगे बढ़ेगा भाई? ऐसे। कैसे आगे बढ़ेगा? ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे को कैसे बनाएंगे? देखिए, ऐसे को हम ऐसे बना देंगे, है ना। देखिए कैसे बना देंगे भाई? आगे बढ़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जैसा है वैसा ही है। देखिए, इसको दुखी कर दे रहे हैं क्योंकि ये घूम नहीं रहा है ना। क्या कर रहे हैं? ये ऐसे कर दे रहे हैं, ये घूम नहीं रहा। ठीक है, तो एक एक फ्लो को रोटेशनल फ्लो कैसे कहते हैं? जब पार्टिकल फ्लो के दिशा में अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हुए आगे बढ़ता है। इरोटेशनल फ्लो कैसे कहते हैं? जब वो आगे बढ़ता है तो अपने मास सेंटर के अबाउट वो फ्लो नहीं करता, ऐसे अपने मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हुए नहीं, सिर्फ आगे बढ़ता है। ये तो सीधी मतलब कि सीधा फ्लो में भी हो सकता है, यही कंडीशन अप्लाई हो सकता है हमारे सर्कुलर पाथ पे। सर्कुलर पाथ हम क्या कहना चाहते हैं? तो उसमें रोटेशनल का देखेंगे, रोटेशनल का रोटेशनल फ्लो ये सर्कुलर पाथ पर। मान लेते हैं कोई सर्कुलर पाथ है ना। कौन सी पाथ है भाई? मान लेते हैं एक क्या है आपका? सर्कुलर पाथ। ठीक है,
फिर इरोटेशनल फ्लो को देख ले रहे हैं। इरोटेशनल फ्लो, ध्यान दीजिएगा, रोटेशनल फ्लो को देख लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है भाई। अब रोटेशनल फ्लो में क्या है ना, रोटेशनल फ्लो में देखिएगा हाँ मतलब क्या है कि सर्कुलर पाथ, अभी जो था अभी सीधा पाथ था, लेकिन मान लीजिए कहीं पाइप बेंड है या फिर बहुत कंडीशन हो सकता है सर्कुलर पाथ का, तो यहाँ कैसे, यहाँ भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। देखिए यहाँ भी क्या करेगा आपका, रोटेट करते हुए, यहाँ भी क्या करते हुए आपका रोटेट करते, यहाँ भी कैसे जा रहा है, ए रोटेट करते हुए जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो सर्कुलर पाथ पे भी यही कंडीशन अप्लाई होगा और स्ट्रेट पाथ पर भी यही कंडीशन अप्लाई होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, देखिए रोटेशनल में एकदम सीधा रहेगा, रोटेशनल में क्या रहेगा, एकदम सीधा रहेगा, रोटेशनल में क्या रहेगा, एकदम से सीधा रहेगा। तो चीज़ें समझ आ गई भी, आसान है। मास सेंटर के अबाउट रोटेट करते हुए आगे बढ़ेगा रोटेशनल, मास सेंटर के अबाउट रोटेट किए बिना आगे बढ़ेगा तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, इरोटेशनल। ठीक है, तो टाइप ऑफ फ्लो आपका खत्म होता है। जब अपना बुक लेंगे ना तो बुक में यही, हम फिर बार बार कह रहे हैं, बुक में यही दिया होगा कंप्रेसिबल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, लेकिन हम आगे पढ़ चुके हैं। कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है भाई, यदि फ्लो के दौरान, कंप्रेसिबल फ्लो, यदि फ्लो के दौरान फ्लूइड की डेंसिटी चेंज होता है तो उसे कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लो, गैसें कंप्रेसिबल फ्लूइड होती हैं, ठीक है। उसके बाद यदि फ्लो के दौरान फ्लूइड का डेंसिटी चेंज नहीं होता तो उसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो। क्या कहते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं, ठीक है ना। गोरे दिख रहे हैं आज हम, इसलिए हंस दिए, ठीक है। तो टाइप ऑफ फ्लो क्या हो गया, खत्म हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कुछ लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन, टाइप्स ऑफ फ्लो लाइन, ऑफ फ्लो लाइन्स। कुछ प्रवाह रेखाएं हैं, क्या है, कुछ प्रवाह रेखाएं हैं। सबसे पहला रेखा है आपका स्ट्रीम लाइन। कौन सी रेखा है आपका, स्ट्रीम लाइन, है ना, धारा रेखा। क्या है मेरे लाल, धारा, मतलब होता है धारा, स्ट्रीम लाइन धारा रेखा। तो देखिएगा सबसे पहला आपका क्वेश्चन आया, धारा रेखाएं कैसी रेखाएं हैं, क्या रियल है, क्या इमेजिनरी है। तो धारा रेखाएं कैसी रेखाएं भाई, इमेजिनरी। सबसे पहला आपको याद रखना है कि धारा रेखाएं कैसे है, इमेजिनरी है ना। देखिए इमेजिनरी की स्पेलिंग गलत है, हम लिख दे रहे हैं हिंदी, काल्पनिक रेखा। धारा रेखाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा मतलब क्या हो गया कि हम इमेजिन करके बनाए हैं। जब फ्लो होगा ना, जब फ्लो होगा तो उसमें आप धारा रेखा देखेंगे तो मिलेगा नहीं, दिख जाओ भाई धारा रेखा, ऐसा नहीं, वो दिखेगा नहीं। समझिएगा, पहला क्वेश्चन यही आता है कि स्ट्रीम लाइन कैसी होती है, तो इमेजिनरी लाइन होती है। लेकिन स्ट्रीम लाइन है क्या, देखिएगा स्ट्रीम लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर, के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर, खींचने पर, खींचने पर उस उस खींचने पर फ्लो के दिशा में, फ्लो के दिशा में वेलोसिटी, वेलोसिटी देता है। तब क्या हुआ भाई, बता रहे हैं क्या देता है आपका, वेलोसिटी देता है। हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे क्या होगा, जिसके किसी भी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस दिशा में क्या देगा, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर देगा। क्या देगा, ये वेलोसिटी वेक्टर देता है। मतलब क्या हुआ, अरे स्ट्रीम लाइन आप बनाए हुए हैं, कैसे स्ट्रीम लाइन बनाए हुए हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कहाँ स्ट्रीम लाइन बनाए हैं। जब हम देखिए ये हो गया आपका पाइप, ये क्या हो गया आपका पाइप, देखिएगा ये हो जाएगा आपका पाइप। जब आपका पाइप हो गया है तो बताइएगा क्या कभी ऐसा आपने स्ट्रीम धारा रेखाएं बनाए थे, तो धारा रेखा क्या है, आपने कभी ऐसा बनाया था कि नहीं बनाया था, बिल्कुल बनाया था। अरे यही तो धारा रेखा है, यही क्या है आपका धारा रेखा, यही क्या है आपका धारा रेखा, बिल्कुल है यही। क्या इससे क्या फर्क पता चलता है आपको,
कि फ्लो इधर से उधर हो रहा है और फ्लो के अलग-अलग मतलब कि अलग-अलग समझ लीजिएगा लेयर, ऐसा कह सकते हैं अलग-अलग क्या है लेयर है। यही क्या है धारा रेखा। लेकिन एक्चुअल में धारा रेखाएँ ऐसी नहीं होती। एक्चुअल में एकदम धारा रेखाएँ सीधी नहीं होती है। तो धारा रेखाएँ सीधी ना होकर ना कर्व होती है। धारा रेखाएँ सी रेखा भाई रेखा 2 तरफ होता है, एक तो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कर्व लाइन हो सकता है। तो धारा रेखाएँ कैसी होती हैं? धारा रेखाएँ ऐसी होती हैं, कर्व लेकर के। क्या है? धारा रेखाएँ ऐसी रहती हैं। ये धारा रेखाएँ मिलती कहाँ हैं? भाई ये धारा रेखाएँ आपको मिलेगी फ्लो फील्ड में, फ्लो फील्ड में, है ना? धारा रेखाएँ कहाँ मिलेंगी? फ्लो फील्ड। फ्लो फील्ड मतलब प्रवाह बता चुके हैं, जैसे रिवर ले लीजिए, कहीं भी वैसे जगह या वैसे फील्ड जहाँ पर फ्लूइड की बहुत सारी प्रॉपर्टी हमको मिले, उसे क्या कहते हैं? फ्लो फील्ड। ठीक है? तो देखिएगा, ये धारा रेखाएँ एक्चुअल में कहीं कोई फ्लो हो रहा है, उसमें लाइन खींच दीजिए इसे। उसपे क्या खींच दीजिए? एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है? कोई फ्लो हो रहा है उसमें एक लाइन खींचिए, जब आप लाइन खींचेंगे तो इस लाइन पर अलग-अलग पार्टिकल होंगे। अरे इस लाइन पे अलग-अलग पार्टिकल मिलेंगे, इस लाइन पे क्या होंगे? अलग-अलग पार्टिकल मिलेंगे। अब क्या हम कहें देखिएगा, क्या इमेजिनरी है, पहला ये फ्लो फील्ड में मिलेगा, हम फ्लो फील्ड में चले जाएँगे। कोई भी यदि हम लाइन खींच देते हैं, तो वो इमेजिनरी है, ठीक है? इमेजिनरी एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा देखिए, यदि इसके बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम, तो क्या देगा? उसी दिशा में वेलोसिटी वेक्टर देगा। ये क्या देगा भाई? इसके इसी दिशा में यदि हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं किसी बिंदु पे, तो उसी दिशा में क्या देगा ये वेलोसिटी वेक्टर देगा। फ्लो की ही दिशा में क्या देगा ये वेलोसिटी वेक्टर देगा। ये समझ आ रही है? बस इतना ही है। अरे अभी बहुत कुछ है, मतलब इतना ही आपका जो इम्पोर्टेंट था। क्या कर रहे हैं? ध्यान दीजिए। स्ट्रीमलाइन यानी धारा रेखाएँ कैसे होती है? कर्व लिए हुए होती है। धारा रेखाएँ कहाँ मिलेंगी आपके? फ्लो फील्ड में मिलेगी। धारा रेखाएँ कैसी होती है? इमेजिनरी लाइन होती है। धारा रेखा के किसी भी बिंदु पर यदि हम टेंजेंट ड्रा करते हैं, तो वह मतलब कि टेंजेंट उस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। फ्लो के डायरेक्शन में उस बिंदु पर वेलोसिटी वेक्टर देगा, यानी उस कण का वेलोसिटी बताएगा। वेलोसिटी इतना है उस डायरेक्शन में, ठीक है? लेकिन आप इंजीनियर हैं, हम बताते हैं कि इंजीनियर है तो आपको कुछ चीज़ें फालतू जाननी है। और जगह पढ़ेंगे बस इतना ही हो जाएगा, काम खत्म। लेकिन हम आपको क्या बताएँगे कुछ कुछ फालतू चीज़ें, क्योंकि वही आजकल एग्ज़ाम में आती हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल आप जानते हैं। तो जो स्ट्रीमलाइन होती है वो क्या दर्शाती है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो को दर्शाता है, पहली बात। तो स्ट्रीमलाइन डायरेक्शन ऑफ फ्लो को दर्शाता है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो को दर्शाता है। स्ट्रीमलाइन क्या दर्शाता है भाई? डायरेक्शन ऑफ फ्लो को दर्शाता है। कैसे दर्शाया? अभी इसको देख करके क्या पता चल रहा है? आपको इसको देख कर क्या पता चल रहा है कि फ्लो किस दिशा में हो रहा है? फ्लो इस दिशा में हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर उसी दिशा में देगा। वेलोसिटी वेक्टर उसी दिशा में देता है ना? तो पहला पहला इमेजिनरी लाइन होता है। दूसरा कि स्ट्रीम लाइन के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने पर उस बिंदु पर उस दिशा में वेलोसिटी वेक्टर प्राप्त होता है। तीसरा ये क्या दर्शाता है भाई? ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो को दर्शाता है ना? समझिएगा, जो क्या होता है ना, जो स्ट्रीम लाइन होता है वो क्या होता है? इंटेन ठीक है, जो ये स्ट्रीम लाइन होता है ना, स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम लाइन जैसे कि जैसे मान लीजिए वीडियो बन रहा है, किसी का वीडियो बना रहा है, तो वीडियो बना रहे हैं तो क्या हुआ? जब वीडियो बना रहे हैं तो क्या हो गया कि उस टाइम के दिशा, जैसे मेरा वीडियो देख रहे हैं तो टाइम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। वो टाइम के साथ क्या देख रहे हैं आप? वेरिएशन देख रहे हैं। लेकिन पिक्चर क्लिक करिए आप। अब मेरा वीडियो देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट क्या हुआ? उस टाइम पर क्या दिखा दिया? एक पिक्चर बना दिया। वो टाइम के साथ वेरिएशन नहीं बताया। वो उस टाइम पर, जिस टाइम पे आपने स्क्रीनशॉट लिया, उस टाइम पर क्लिक कर दिया। तो इसे कहते हैं भाई इंस्टेंटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंस्टेंटेनियस, है ना? तो क्या करता है जो स्ट्रीम लाइन होता है ना, देखिए स्ट्रीम लाइन शो स्ट्रीम लाइन शो
इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस पिक्चर ऑफ अ फ्लो फील्ड है ना। यानी जो स्ट्रीम लाइन होता है, दिख रहा है ना, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, कोई जो स्ट्रीम लाइन होता है ना, ठीक है, जो स्ट्रीम लाइन होता है वो क्या कहता है, इस फ्लो फील्ड में जो स्ट्रीम लाइन होता है वो फ्लो फील्ड में इंस्टेंटेनियस पिक्चर को दिखाता है। मतलब क्या हुआ, अरे जिस बिंदु पे खींचे उसी बिंदु पे थोड़ा भी बताइए, जिस बिंदु पे ड्रा किए ये पार्टिकल तुरंत इधर चला जाएगा, क्योंकि फ्लो हो रहा है ना। तो इंस्टेंट जिस 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 टाइम पर ड्रा किए उसी टाइम को दिखाएगा। ऐसा नहीं इस पार्टिकल का हर जगह वेलोसिटी या जो भी हो, इस पार्टिकल का हर जगह वेलोसिटी वेक्टर एक ही होगा ना। इंस्टेंट एक निश्चित टाइम पे क्लिक कर दिए, वही दिखाया। ठीक है, इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है स्ट्रीमलाइन में जो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जो भी हो, कि दो स्ट्रीमलाइन कभी कभी एक दूसरे को दो स्ट्रीमलाइन कभी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, काटते नहीं हैं। स्ट्रीमलाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। क्यों नहीं काटते भाई? काट देंगे तो क्या हो जाएगा? नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे समझिए, समझिएगा। ये क्या है? एक स्ट्रीम लाइन है, ठीक है भाई, डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिखा दिया। दूसरा एक स्ट्रीम लाइन जा रहा था, काट दिए। यहाँ क्या किए हम? काट दिए, काटे, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो दर्शा दिए। अब बताइएगा आप इस बिंदु पे कट किया है, इस बिंदु पे हम कहे इस बिंदु का वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा? कहेंगे इधर होगा। कोई कह देगा अरे मेरे लाल इधर भी तो होगा। तो एक बिंदु का दो वेलोसिटी वेक्टर, या फिर हम कहें एक बिंदु का दो डायरेक्शन कैसे होगा? अरे उस बिंदु पे जो पार्टिकल होगा उसका दो डायरेक्शन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। दो डायरेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चीजें समझ आए? स्ट्रीम लाइन कभी भी एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, चलिए फिर क्या होता है, अगला अगला आजकल एग्जाम में ही आता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होगा, समझिएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन 3D है ना। हम मानेंगे क्या? 3D फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? 3D फ्लो हो रहा है। फॉर 3D फ्लो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या होगा? 3D फ्लो के लिए क्या होगा? अब 3D फ्लो मतलब क्या हो गया? जैसे नहर है ना, देखिएगा 3D फ्लो मतलब क्या हो गया, समझिएगा। ये हो गया एक्स डायरेक्शन, ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन, ये हो गया आपका जेड डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड है। ठीक है, जो नहर होता है, तो नहर देखिए, नहर की लंबाई की दिशा में एक्स डायरेक्शन, अरे नहर की लंबाई की दिशा में एक्स डायरेक्शन, नहर के चौड़ाई की दिशा में वाई डायरेक्शन, और पानी ऐसा ऐसा करता है ना, तो ऊपर नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? जेड डायरेक्शन। तो 3D फ्लो के लिए हम इक्वेशन देखेंगे। 3D देख लेंगे तो 2D आसानी से हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, देखिए, नहर के लंबाई की दिशा में एक्स, नहर की चौड़ाई की दिशा में वाई, और पानी ऐसे ऐसे बहता है ना लहर लेते हुए, तो क्या हो जाएगा आपका? जेड डायरेक्शन। यहाँ लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? यू आई कैप, यू आई कैप, ये हो जाएगा आपका वी जे कैप, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? डब्लू के कैप, है ना। यानी क्या है भाई, एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू आई कैप। एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका? यू आई कैप। वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट वी जे कैप। जेड डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका? डब्लू के कैप। यहीं पर रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या मिलेगा आपका? हम कहते हैं रिजल्टेंट वेलोसिटी, क्या हम कहते हैं? रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। ये देखिए, एक ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, डायरेक्ट आ जाएंगे। रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होता है? ठीक है ना। तो कुछ नहीं, क्या है, तीनों को जोड़ देना है। यू आई कैप, वी जे कैप, और डब्लू क्या हो जाएगा आपका? के कैप। ये क्या हो जाएगा आपका? रिजल्टेंट वेलोसिटी।
क्या हो जाएगा आपका, दिख रहा है ना भाई, ठीक है, क्या हो जाएगा रिजल्टेंट वेलोसिटी। हम क्या कर रहे हैं, 3D फ्लो, यहाँ हम क्या बनाए हैं आपका 3D फ्लो बनाए हैं। नहर की लंबाई के दिशा में x डायरेक्शन, नहर की चौड़ाई के दिशा में y डायरेक्शन, और ऊंचाई गहराई के टर्म में देखेंगे तो z डायरेक्शन। x डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट uy कैप, y डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट vj कैप, है ना, और z डायरेक्शन का वेलोसिटी कंपोनेंट क्या रहेगा, w k कैप हो जाएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी यू आई कैप, वी जे कैप और डब्ल्यू जे कैप, ठीक है। अब स्ट्रीमलाइन इक्वेशन देखना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे dx अपान में u, क्या जाएगा आपका dx अपान में u इज इक्वल टू dy अपान में v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz अपान में w, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर 3D फ्लो। 2D फ्लो करना है तो इसको डिलीट कर दीजिए, यही इसलिए 3D फ्लो। 2D फ्लो देखना है तो जेड वाले को डिलीट करिए, हटाइए, 2D फ्लो हो जाएगा, है कि नहीं। तो एक्स वाई जेड क्या है भाई, कोऑर्डिनेट है। एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। चीजें समझ आ रहे हैं। तो यहाँ क्या है आपका स्ट्रीमलाइन खत्म होता है। तो बहुत सारी चीजें हम स्ट्रीमलाइन का देखें, आप यकीन करिए इसके बाहर स्ट्रीमलाइन से क्वेश्चन नहीं, इसके बाहर होता ही नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि स्ट्रीमलाइन ट्यूब क्या होता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन ट्यूब, स्ट्रीमलाइन ट्यूब, तो स्ट्रीमलाइन ट्यूब कुछ नहीं है, बहुत सारी स्ट्रीमलाइन से मिलाकर बना नलिकाकार संरचना को क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन ट्यूब। कुछ नहीं है, अब जानते हैं एक इमेजिनरी लाइन है, तो बहुत सारे स्ट्रीमलाइन ले लीजिए, बहुत सारे स्ट्रीमलाइन, बहुत सारे स्ट्रीमलाइन, है ना। तो बहुत सारे स्ट्रीमलाइन को मिला करके, बहुत सारे स्ट्रीमलाइन को मिला करके बनी जो नलिकाकार संरचना होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, ये सारे क्या है स्ट्रीमलाइन है, ये सारे क्या है आपके स्ट्रीमलाइन है। तो बस इतना ही स्ट्रीमलाइन ट्यूब से क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे स्ट्रीमलाइन को मिलाकर बनी जो इमेजिनरी संरचना होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन ट्यूब, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है आपका पाथ लाइन। क्या आता है आपका पाथ लाइन आता है, क्या पढ़ेंगे हम, पाथ लाइन पढ़ेंगे। अब पाथ लाइन देखिए, पाथ लाइन, जो पाथ लाइन होता है ना वो क्या होता है भाई, रियल लाइन होता है। जो पाथ लाइन होता है वो क्या होता है आपका रियल लाइन होता है, क्या होता है रियल लाइन। सारे सारे कंडीशन आपको फ्लो फील्ड में ही मिलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेंगे, आपके फ्लो फील्ड में। हम क्या कर रहे हैं, जो पाथ लाइन हो रहा है वो रियल होता है, मतलब क्या हो गया समझिए। स्ट्रीम लाइन क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है जिस पर कोई भी कण आ जाए उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी वेक्टर निकालेंगे, है ना। एक लाइन खींच लीजिए, स्ट्रीम लाइन एक लाइन खींच लीजिए, अब इस पे अलग अलग कण आ सकते हैं ना, अलग अलग कण आ सकते हैं। लेकिन पाथ लाइन क्या होता है भाई, फ्लो फील्ड में जाएंगे, फ्लो फील्ड में जाएंगे, एक पार्टिकल को देखेंगे, लैग्रेंजियन अप्रोच, याद आया, सिंगल पार्टिकल। अब फ्लो फील्ड में जाएंगे, फ्लो फील्ड में जाएंगे, अब फ्लो फील्ड में ऐसा ही ऐसा होंगे सब, अरे अलग अलग कण ऐसे ऐसे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अलग अलग कण ऐसे ऐसे फ्लो करेंगे सब। किसी एक को पकड़ेंगे हम, किसी एक को पकड़ेंगे, किसको हम पकड़ लें भाई, किसको पकड़ लें बताइए। हम कह देंगे कि सर आप ना इसको पकड़ लीजिए, देखिए हम एक को पकड़ रहे हैं, देखिएगा इसको पकड़ लेंगे, यही यही क्या हो जाएगा आपका पाथ लाइन। एक कण के डायरेक्शन को हम देख लेंगे, एक कण के डायरेक्शन, एक कण के पाथ है ना, एक कण के हम पाथ को यानी एक कण के रास्ते को हम देख लेंगे, वही क्या हो जाएगा आपका पाथ लाइन हो जाएगा। देखिएगा जैसे कि बहुत सारे कण आएंगे, देखिएगा बहुत सारे कण एक को पकड़ेंगे तो एक कण देखेंगे कैसे कैसे जा रहा है, ये पार्टिकल हम देखेंगे पार्टिकल कैसे जा रहा है, ये पार्टिकल गया गया, जाने दीजिए भाई, गया गया। अरे एक पार्टिकल तो अपने को काट ही सकता है, एक पार्टिकल में क्या दिक्कत है, वो कैसे जाए, एक पार्टिकल अपने को, अरे अब इधर नहीं जाएगा, ठीक है। एक पार्टिकल तो अपने को काट ही सकता है भाई, एकदम काट सकता है, तो एक पार्टिकल अपने आप को काट सकता है, एक पार्टिकल का रास्ता, ठीक है। तो इसमें दूसरा क्या होता है कि जो पाथ लाइन होता है इंटरसेक्ट कर सकता है, पाथ लाइन कैन बी इंटरसेक्ट,
पाथ लाइन क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है। पाथ लाइन क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है। जो पाथ लाइन होता है ना, जो पाथ लाइन होता है वो एक पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल का, पाथ लाइन क्या होता है, सिंगल पार्टिकल का पाथ को दर्शाता है। पाथ मतलब रास्ता, सिंगल पार्टिकल का पाथ को दर्शाता है। क्या है ना, बस इससे इसमें क्वेश्चन आते हैं। क्या हम कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं कि पाथ लाइन जो होता है वो क्या होता है भाई, पाथ लाइन जो होता है वो क्या होता है, रियल होता है। पाथ लाइन क्या होता है, रियल होता है। यह एक पार्टिकल के पाथ को दर्शाता है और पाथ लाइन क्या कर सकता है, आपस में काट सकता है, मतलब खुद को पाथ लाइन काट सकता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे अगला स्ट्रीक लाइन। क्या देखेंगे, स्ट्रीक लाइन है वो। स्ट्रीक लाइन मतलब वर्ड रेखा जैसे कुछ। अब देखिए स्ट्रीक लाइन है ना, हम क्या पढ़ेंगे भाई, स्ट्रीक, एस टी, अरे स्ट्रीम लाइन लिख दिए क्या, एस टी आर ई ए, स्ट्रीक लाइन शायद वर्ण तंतु होता है, क्या हमको कंफर्म नहीं तो हिंदी नहीं लिख रहा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रीक लाइन होता है। अब देखिएगा स्ट्रीक लाइन क्या होता है, यह क्या होता है ना, स्ट्रीक लाइन क्या होता है, ये भी एक तरह का रियल लाइन होता है कि इमेजिनरी, ये भी एक तरह का, सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रीक लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है। एक तरह का क्या है आपका, काल्पनिक रेखा, ठीक है। जैसे स्ट्रीक लाइन क्या होता है भाई कि यह क्या होता है कि लोकस होता है ना। तो क्या होता है, इट इज द लोकस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड पार्टिकल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से ओरिजिन हुए डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल का किसी निश्चित बिंदु, किसी निश्चित समय पर एक क्या दिखाता है, लाइन को दर्शाता है। मतलब क्या कहना चाहते हैं समझिएगा। स्ट्रीक लाइन मतलब क्या हो गया, देखिएगा कि जैसे कि एक क्या हो गया, सेंटर, अरे सेंटर वृत्त बनाते हैं तो सेंटर से रेडियस लीजिए और क्या करिए, एक सर्कल बनाइए, एक क्या बनाइए, सर्कल बनाइए। अब बताइएगा इस सर्कल का ओरिजिन कहाँ है, एक फिक्स पॉइंट है। इस सर्कल का क्या है, ओरिजिन क्या है, फिक्स पॉइंट है। तो क्या है कि ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, रेडियस है, एक रेडियस लेकर सर्कल बनाए। यानी ये सारे बिंदु को जब हम आपस में, क्योंकि ओरिजिनेटिंग पॉइंट एक ही है, इसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है, एक ही है। तो इसको यदि हम सारे पॉइंटों को मिला दें, यदि हम सारे पॉइंटों को मिला देंगे तो सबका ओरिजिनेटिंग एक ही है ना। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रीक लाइन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रीक लाइन कहते हैं, ठीक है। तो किसी निश्चित बिंदु पर, किसी निश्चित बिंदु पर, किसी, सॉरी लिखने दीजिए, बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसी, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर, समय पर एक बिंदु से, एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से, पॉइंट से निकले हुए, पॉइंट से निकले हुए डिफरेंट डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल को, पार्टिकल को मिलाने से बने, मिलाने से बने, से बने काल्पनिक रेखा। काल्पनिक तो ऊपर लिखी थी, मिलाने से बने क्या होता है आपका, काल्पनिक। किसी निश्चित समय पर एक फिक्स पॉइंट से निकले हुए डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल को मिलाने से बनी रेखा क्या होता है भाई, आपका, आपका स्ट्रीक लाइन होता है। इसमें भी देखिएगा, इसमें भी ये भी कह देंगे हम इंस्टेंटेनियस टाइम पर, है ना, किसी निश्चित बिंदु पर। ये भी टाइम के साथ वेरिएशन नहीं दिखाएगा, किसी निश्चित बिंदु पे। मतलब क्या हो गया समझिए, अरे आप लोग बाइक उड़ाते होंगे, यस सर उड़ाते ही हैं। तो अब बाइक में साइलेंसर लगा होगा, यस सर बाइक में साइलेंसर लगा है। साइलेंसर में क्या आएगा, धुआं आएगा। देखिए ये क्या आ गया भाई, धुआं आ गया।
ये क्या हो गया आपका धुआं है, धुआं मतलब पार्टिकल है, धुआं मतलब क्या हो गया पार्टिकल हो गया, ठीक है। देखिएगा यहाँ एक पार्टिकल है, तो t1 टाइम पर ये पार्टिकल कहाँ आ जाएगा, t1 टाइम पर पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, ये t1 टाइम है, टाइम क्या है भाई यहाँ पर t1। देखिएगा t2 टाइम पर, अरे अंदर से एक और पार्टिकल यहाँ आएगा, t2 टाइम पर एक और पार्टिकल आएगा, यहाँ आ जाएगा, ये क्या है भाई t2, लेकिन t2 टाइम पे ये कहाँ जाएगा, ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई, टाइम के साथ आगे बढ़ेगा, t2 पे यहाँ गया। अब अंदर बहुत सारे कण है ना, तो अब t3 पर एक और पार्टिकल आ जाएगा, t t3 यानी t 3 सेकंड का लेंगे या कुछ भी आप समझ रहे हैं, टाइम है 1 2 3, एक क्या है भाई टाइम है, ठीक है। यहाँ t क्या है भाई 2 सेकंड। अब टी यानी 3 सेकंड में एक और पार्टिकल निकला है, लेकिन तीसरे सेकंड में इधर यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं, तीसरे सेकंड में यहाँ आ जाएगा, और तीसरे सेकंड में कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। अरे आगे बढ़ते रहेंगे सब, आगे बढ़ते रहेंगे सब। तो देखिए किसी फिक्स पॉइंट से निकलना है, किसी फिक्स पॉइंट से डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल निकले, अभी हम बताए ना, कहाँ गया भाई, एक फिक्स पॉइंट से क्या भाई डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल निकले, अब पार्टिकल निकले लेकिन किसी निश्चित समय पर। अब एक निश्चित समय ले लीजिए, कौन सा समय लेंगे भाई, हम ले रहे हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड। ये क्या है, ये हम कहते हैं क्या है, तो कहेंगे पाथ लाइन है भाई, पाथ लाइन है, अरे पथ रेखा है, हम कहते हैं पार्टिकल 1 का पहले यही निकला था, पाथ लाइन ऑफ पार्टिकल 1। इसको क्या कहेंगे, ये जो लाइन खींचे हैं इसे कहेंगे पाथ लाइन ऑफ पार्टिकल 2, बिल्कुल कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, पाथ लाइन ऑफ पार्टिकल पार्टिकल 3, है कि नहीं, पाथ लाइन ऑफ पार्टिकल 3 हो जाएगा। अभी किसी निश्चित समय लीजिए, एक निश्चित समय हम ले रहे हैं तीन निश्चित, अब 3 निश्चित पर जो पार्टिकल अलग अलग है उनको मिलाने से जो रेखा बनती है, ये रेखा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रीक लाइन। इसे क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रीक लाइन है। क्या होता है भाई, कोई बात नहीं, जो रेड वाला ही स्ट्रीक लाइन है, ठीक है, ठीक। क्या है भाई स्ट्रीक लाइन है। देखिए हम जो लिखे हैं किसी निश्चित समय पर, अरे एक निश्चित समय लीजिए, कोई जरूर थोड़ी t लीजिए 2 ले लीजिए, है ना, तो किसी निश्चित समय ले लिए, पर एक फिक्स पॉइंट से, अरे सारे फिक्स पॉइंट से निकले हैं, तो निकलने वाले डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल, अलग अलग पार्टिकल को मिलाने से बनी रेखा है, क्या कहलाती है आपकी स्ट्रीक लाइन। जैसे चिमनी से जो धुआं निकलती है, एग्जाम्पल आ जाएगा, जो चिमनी से निकली हुई धुआं, वो भी क्या दिखाता है भाई, स्ट्रीक लाइन दिखाएगा, वहां भी हमको क्या मिलेगा, एक स्ट्रीक लाइन मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एलाइन वाइन फ्लो। अब आएगा आपका कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, अभी एक दो शायद कल से आएगा, जिसको अब कैलकुलस वगैरह नहीं आएगा फिर उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ यहाँ हम मोस्टली मैथ्स तो समझाएंगे नहीं, अब हम तो ही बताएंगे, चलिए आगे आएगा तो हम बताएंगे कि कुछ चीज़ें तो हम कोशिश करेंगे बता दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, नहीं आएगा तो कुछ चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, हम कह देंगे जिसको हम ब्रेकर में बंद करेंगे उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे सत्यता समीकरण, क्या पढ़ेंगे, सत्यता समीकरण, कंटिन्यूटी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्या देखेंगे हम, सत्यता समीकरण कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। आप स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, चलिएगा। अब कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा आपका, देखिए डिप्लोमा और जेई में ही तो अंतर है, डिप्लोमा में हम क्या बताए होते हैं, डिप्लोमा में यदि डिप्लोमा बीटेक करते तो लिखवाया जाता, क्या लिखवाया जाता कि जब कोई आसान्य तथा असंपीड्य द्रव असमान काट वाली नली से निकलती है तो उसके प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है, ऐसा लिखवाते डिप्लोमा का ही पढ़ाते हैं, आपको पता है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन में डिप्लोमा में ही लिखवाया जाता है, क्या लिखवाया जाता है, चलिए लिख ही दे रहे हैं, आपको समझाना है डिप्लोमा और जेई में क्या अंतर होता है। लिखेंगे जब कोई असान्य तथा
अरे आसान का इंग्लिश लिख रहे हैं। जब कोई नॉन विस्कस, आसान तथा असंपीड द्रव जब कोई आसान तथा असंपीड द्रव असमान काट वाले असमान काट वाले नली से गुजरती है, नली से गुजरती है तो तो उसके तो उसके प्रत्येक काट से तो उसके प्रत्येक काट से गुजरने वाले तो उसके प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है। हम आपको अंतर दिखा रहे हैं, समान होता है। ठीक है, ऐसा लिखवाते हैं डिप्लोमा बीटेक में, ठीक है ना। ऐसा लिखवाते हैं जब कोई आसान तथा असंपीडित द्रव असमान काट वाली नली से गुजरते तो उसका प्रत्येक काट पर गुजरने वाले द्रव का भार समान होता है। ठीक है, उसके बाद लिख देते तामझाम। लेकिन इसमें देखिए, ठीक है, फिर हम क्या लिखते, चलिए अब, लेकिन चलिए अब बीटेक मतलब बीटेक कर रहे हैं, अब आपका जेई लेवल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन किस लॉ के आधार पर आधारित है, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहला आता है कि यह जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है ना। लिखेंगे यह मतलब कौन, सत्यता समीकरण पहले आएगा, यह कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है, मास पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि मास को, द्रव्यमान को न ही उत्पन्न किया जा सकता है, न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जाता है, बस उसके एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं, ठीक है। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास पर आधारित है। देखिएगा इसका मतलब क्या हुआ, हम कहना चाहते हैं, देखिएगा एक ऐसा है, एक ऐसा नली है आसमान काट वाली। अब इसमें लिखे हैं, लेकिन जेई में आपको देखकर पता चल गया आसमान काट वाली नली है, समान इसके सेक्शन नहीं है, एरिया समान है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इस पे हम दो ले रहे हैं सेक्शन, देखिए इस हम एक एक ले लें, यहाँ ले रहे हैं हम क्या, दो दो, यहाँ है ना एक एक, यहाँ दो दो। यहाँ का घनत्व है ρ1, ठीक है, इसको भूल जाइएगा, इसको भूल जाइएगा, ये वैसे बताया था। यहाँ हो जाएगा आपका ρ1, यहाँ हो जाएगा A1, मतलब यहाँ का घनत्व ρ1, यहाँ घनत्व A1, यहाँ का सॉरी, यहाँ का इस काट पर फ्लूइड का, अरे इसमें अंदर बहुत सारे फ्लूइड हैं, इधर फ्लो हो रहा है ना, तो इस काट पे फ्लूइड जो द्रव है उसका घनत्व ρ1 है, इस काट का एरिया A1 है और यहाँ की वेलोसिटी v1 है। इस काट पर आते आते घनत्व ρ2 हो जाएगा, एरिया A2 हो जाएगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका v2 हो जाएगा। सारी चीजें हो गई। तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि यहाँ जो मास का एंट्री होगा ना, यहाँ जो मास का एंट्री होगा उतना ही यहाँ मास का क्या होगा भाई, यहाँ उतना ही क्या होगा, मास का एग्जिट हो जाएगा। यही एक डिफिनेशन हम ऊपर भी लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि जब कोई विस्कस, तो उसके प्रत्येक काट से गुजरने वाले द्रव का भार क्या होता है, समान होता है। द्रव का भार, यहाँ मास लिख रहे हैं, अरे भार mg होता है, उधर भी mg आएगा तो जी कट जाता है ना, तो बचेगा सिर्फ m, ठीक है। तो क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित है, जितना मास एंट्री करेगा उतना ही मास क्या हो जाएगा, एग्जिट करेगा। अब मास कितना होता है, इतना होता है भाई। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा, घनत्व गुणे आयतन, क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझिएगा, हम इसमें कह तो देते हैं मास, लेकिन एक टर्म आता है मास, जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक टर्म आता है मास फ्लो रेट, एक टर्म आता है, इसमें हम मास का यूज नहीं करते हैं, इसमें एक टर्म आता है मास फ्लो रेट। क्या आता है आपका, मास फ्लो रेट।
तो मास को हम दिखाएंगे कैसे, मास फ्लो रेट से, मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट इसे हम दिखाते हैं एम पर डॉट लगाते हैं। मास को सिर्फ एम से दिखाएंगे, लेकिन एम पर डॉट को क्या दिखाते हैं, मास फ्लो रेट। हम फिर कह रहे हैं कि हमेशा हम कंटिन्यूटी इक्वेशन ले लें या आने वाले बर्नौली इक्वेशन ले लें, दोनों में हम डायरेक्ट मास को नहीं, हाइड्रोलिक्स में हम क्या करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में मास को हम कैसे दर्शाते हैं, मास फ्लो रेट से। मास फ्लो रेट कुछ नहीं होता है, मास फ्लो रेट होता है मास अपान में टाइम। क्या होता है भाई, मास अपान में टाइम, एक निश्चित समय में, ठीक है। एक क्या है भाई, एक निश्चित समय में। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा, देखते हैं। मास 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 का मान डायरेक्ट हम लिख रहे हैं रो वी हो जाएगा अपान में टाइम, ठीक है। तो मास फ्लो रेट वी, अरे वॉल्यूम अपान में टाइम क्या आ जाएगा, वी वॉल्यूम है, वेलोसिटी मत समझ ले कोई, यहाँ वी वॉल्यूम है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, और वॉल्यूम अपान में टाइम क्या होता है भाई, डिस्चार्ज होता है, फ्लो रेट होता है, क्या होता है आपका, डिस्चार्ज होता है, ठीक है। क्या होता हो जाएगा आपका, डिस्चार्ज हो जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मास फ्लो रेट का क्या आ जाएगा, रो, और क्यू का मान, क्यू इजकल टू हमेशा लिखते आते थे ए वी, लिखते आते थे नहीं ए वी, बिल्कुल आते थे, तो हो जाएगा आपका ए वी। मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए वी। यहाँ जो है ना वेलोसिटी है भाई, देखिए वी को जो ऐसा बनाते रहे नहीं, वेलोसिटी है, ठीक है। वी ऐसा बना दिए नहीं, वेलोसिटी है, वी ऐसा बना देंगे यानी अब क्या हो गया आपका, वेलोसिटी हो गया। तो मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए वी। हम कंटिन्यूटी इक्वेशन में मास का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, मास फ्लो रेट में, किसी निश्चित समय में। हम कह रहे थे ना, इसको देखिए, अब इसको हम अच्छे से बोल रहे हैं, देखिएगा कि इस कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब इसमें क्या है कि किसी निश्चित समय में जितना द्रव यहाँ से इंटर करेगा उतना ही द्रव एग्जिट कर रहा है, ठीक है। तो मास की जगह हम किसका यूज करेंगे, मास फ्लो रेट, एम पर ऊपर बिंदी लगाएंगे, ठीक है। देखिएगा अब मास क्या है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, है ना, तो मास कितना इंटर किया, कितना एग्जिट किया, तो कहेंगे रो वन ए वन वी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ठीक है। अब देखिएगा ये जो है ना, इक्वेशन किसके लिए है, इक्वेशन जो है फॉर स्टडी एंड वन डी मतलब वन डायमेंशनल फ्लो, स्टडी एंड वन डी फ्लो में भाई, एक डायरेक्ट सिर्फ एक, वन डी मतलब एक डायमेंशन है ना, 2D 3D आप समझ रहे हैं, आप पढ़ के आए हैं। तो एक किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फ्लो हो, है ना, और क्या हो आपका 1D फ्लो हो, उसी में ये इक्वेशन लागू होगा। लेकिन समझिएगा, लेकिन ये जो है ना, ये जो है ये किसके लिए है, स्टडी और 1D फ्लो के साथ साथ कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, किसके लिए है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए। कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए कैसे पता चला, पता ऐसे चला क्योंकि यहाँ घनत्व तो अलग है, यहाँ घनत्व तो अलग है। इसी डिफिनीशन को, इसी फार्मूले को आप लोग पढ़े होंगे कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल सर यही पढ़े हैं। तो ये जो है ना, ये जो है स्टडी फ्लो एंड 1D फ्लो के साथ साथ, स्टडी फ्लो 1D फ्लो के साथ साथ इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है। क्या है भाई, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए। कैसे इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए पता चला भाई, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो रो1 होगा रो2 के बराबर होगा, जिसे हम रो से दिखाएंगे और क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि रो1 रो2 आपस में इनकम्प्रेसिबल के लिए तो घनत्व तो चेंज होने वाला नहीं है, तो ये रो1 और रो2 क्या होगा, बराबर होगा, तो क्या हो जाता है, कट जाता है। अब यही से एग्जाम में होता है खेला, बिल्कुल खेला होता है। एग्जाम में क्या कहेगा, ए वाला दे देगा, ए वाला देगा आपके कंपटीशन में, यही वाला देगा, यही ये दोनों कंटिन्यूटी इक्वेशन है, दोनों कंटिन्यूटी इक्वेशन है। एक ए देगा और कहेगा बताइए फ्लूइड किसके लिए एप्लीकेबल है, और उसी में रहेगा कंप्रेसिबल फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड।
हाँ, डिप्लोमा में बीटेक में ये वाली चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक, सिर्फ डायरेक्ट A1 V1 A2 V2 दे दिया है। लेकिन ये समझिएगा, आप लोग डिप्लोमे वाले हैं तो बार बार डिप्लोमे की बात करेंगे, ईटेक बीटेक पे नहीं जाते हैं। देखिएगा रो वन क्या हो जाएगा आपका, रो वन A1 रो वन रो टू है, यानी ये कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, यानी ये फ्लूइड क्या हो रहा है भाई, कंप्रेस हो रहा है, ये फ्लूइड क्या हो रहा है आपका, कंप्रेस हो रहा है। और दूसरा क्या हो जाएगा भाई, दूसरा हो जाएगा आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, दूसरा क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ये समझ आ रही है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब चलिए हम सबको लिख रहे हैं। एग्जाम में ना एक एग्जाम में क्या करेगा, देखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा फार्मूला लेगा, फेमस है ये, फेमस है ये, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये फार्मूला दे देगा आपको और बताइए, कहेगा ये किसके लिए एप्लीकेबल है, यानी कहेगा इसका एजम्पशन बताइए, ये क्या कहेगा, एजम्पशन बताइए, एजम्पशन मतलब मान्यता, एजम्पशन मान्यता, मान्यता मतलब माने हैं, मान्यता मतलब माने हैं, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है लेकिन माने हैं, कहेगा ये किसके लिए एप्लीकेबल है, वो कहना है चाहता है कि इसके इस फार्मूले को बनाए हैं तो क्या क्या माने हैं, एजम्पशन क्या क्या है, तो एजम्पशन ये है, इसके लिए जो एजम्पशन है ना, इसके लिए एजम्पशन क्या है, पहला लिखेंगे कि ए फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है ना, तभी तो रो कट गया है, किसके लिए है ये, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, चीजें समझ आ रही होंगी, किसके लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए है। दूसरा एग्जाम्पशन क्या होगा, फॉर नॉन विस्कस, अरे शुरू में लिखे थे भाई, नॉन विस्कस, जो डेफिनेशन लिखे थे, जो डेफिनेशन लिख कर समझाए थे, ये इस वाले फार्मूले के लिए एप्लीकेबल है, इस वाले के लिए नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, इस वाले फार्मूले के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसमें लिखे हैं जब कोई आसान तथा नॉन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिखे हैं, और ये तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए है, तो उसके लिए जो फार्मूला यही वाला है, ठीक है, उसके लिए फार्मूला यही वाला है, ठीक है। चलिए तो क्या लिख रहे हैं कि ये तो क्या है, एजम्पशन पूछेगा, यही सब पूछेगा, इन पूछेगा क्या, यहाँ देखिएगा एमसीक्यू कराएंगे तो मिलेगा। ये क्या है भाई, इनकम्प्रेसिबल फ्लो के लिए है, फ्लो कर लीजिए, फ्लूइड कर लीजिए, नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए है कि नहीं, या फ्लो कर लीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, ये जो है स्टडी, अभी लिखे थे स्टडी हो, स्टडी के लिए है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, स्टडी के लिए है, स्टडी फ्लो होगा, क्या होगा आपका, स्टडी फ्लो के लिए होगा एप्लीकेबल। चौथा का है, क्या कहेंगे आपका, 1D फ्लो के लिए, एक डायमेंशनल वन डायमेंशनल फ्लो है, क्या कहेंगे आप, 1D फ्लो के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें, यदि इसमें कह देगा, यदि रो वन A1 V1 इज इक्वल टू रो टू A2 V2, देख रहे हैं एक ही चीज को हम कई बार बता रहे हैं, क्योंकि काइनेमेटिक ना आपको घुमा देगा यदि अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ये देखिए, ये जो है ना, इसके लिए तो है ही, इन तीनों के लिए तो है, इन तीनों के लिए है एप्लीकेबल, इन तीनों के लिए, प्लस प्लस इन तीनों में प्लस लिखेंगे आप, प्लस कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इसमें एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा क्या, इनकम्प्रेसिबल का जगह क्या हो जाएगा, ये कंप्रेसिबल फ्लूइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, कंप्रेसिबल फ्लूइड। चीजें समझ आ रही है, चीजें आपको समझ आ रही हैं, ठीक है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या आ रहा है ना भाई, एग्जाम में अब एग्जाम में अब ऐसा फार्मूला नहीं आते हैं, अब एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह का फार्मूले नहीं आते हैं, रो वन A1 V1 या A2 A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ए नहीं। अब एडवांस लेवल में क्या हो रहा है भाई, अब एडवांस लेवल में ऐसे फार्मूले आ रहे हैं, कैसे फार्मूले आ रहे हैं भाई, ऐसे आ रहे हैं, DA अपान में A इक्वल प्लस डी रो अपान में रो प्लस रो AB प्लस DV अपान में V इज इक्वल टू क्या है, G। इसको याद रखिए, इसको क्या रखना है, आपको याद रखना है, इसमें भी सारे वो एजम्पशन अप्लाई होंगे, इसमें भी सारे क्या होंगे, एजम्पशन अप्लाई होंगे जो ऊपर लिखे थे,
क्या लिखे थे भाई, स्टडी ओनली नॉन विस्कस वगैरह, ठीक है। इसमें भी क्या होंगे, सारे एजम्पशन अप्लाई होंगे। ये भी क्या है आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ये डिफरेंशियल फॉर्म में है, क्या भाई, ये डिफरेंशियल फॉर्म में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यही है। तो कह रहे थे कुछ चीजें आपको याद, चलिए इसका डेरिवेशन छोटा हम करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखें, क्योंकि डेरिवेशन आने वाला नहीं है, और डेरिवेशन हम करके करेंगे क्या, इसको कुछ चीजें याद करेंगे। एग्जाम में तो आप डेरिवेशन करने वाले नहीं है, ये छोटा सा इसका डेरिवेशन हम करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, मास फ्लो रेट हम क्या बताए थे, मास फ्लो रेट क्या बताए थे, रो ए वी, वी मतलब वेलोसिटी है, वी को हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका रो ए वी, ये बताए थे। और मास फ्लो रेट भाई क्या कह रहा था, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कह रहा था कि प्रत्येक जो कंजर्वेशन ऑफ मास पे आधारित है, यही तो कह रहा था। यानी रो ए वी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है, रो ए वी क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। यही तो कह रहा था कि जितना जितना मास इंटर करेगा, मास मतलब जितना मास फ्लो रेट इंटर करेगा, जितना मास इंटर करेगा उतना मास क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यानी कांस्टेंट है। इसी का डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, करेंगे तो देखिए एक को मतलब कि दो को बाहर निकालिए, क्योंकि हमको पता नहीं इसमें कौन सा कांस्टेंट है, हमको पता नहीं कौन सा कांस्टेंट है। तो एक को दो को बाहर निकालेंगे, एक को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो लिखा हो जाएगा आपका रोए, रोए को बाहर निकालिए, और किसको करेंगे हम, रोए बाहर निकालिए तो डीवी को कर दिए, प्लस प्लस एवी को निकाल देंगे तो डी रो को कर देंगे, प्लस रो वी को निकाल लेंगे तो डी ए को करेंगे, और कांस्टेंट हो जाएगा आपका 0। क्या करेंगे, रो ए वी से भाग देंगे, रो ए वी से भाग देने पर, अब जो हाई स्कूल से आए होंगे उनको हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। तो रो ए वी से भागेंगे तो देखिए रो ए डी वी अपान में रो ए वी भाग देंगे इधर और दोनों साइड में, ठीक है। प्लस ए वी डी रो इक्वल टू रो ए वी, प्लस क्या हो जाएगा रो वी डी ए अपान में रो ए वी इज इक्वल टू, इसमें भाग देंगे तो 0, दिख रहा है ना, दिख रहा है, ठीक है। कटेगा कुछ, बिल्कुल कटेगा, काट देते हैं, एकदम काटिए, रोए रोए ए वी रो वी रो वी, तो क्या बचेगा, जो बचना चाहिए वही बचेगा, जो हमको चाहिए वही बचेगा। क्या बचेगा भाई, डी वी अपान में बी प्लस डी रो अपान में रो प्लस डी ए अपान में ए इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए यहीं से आ गया आपका क्या, ए आजकल ये वाला एग्जाम में आजकल ना 1 घंटा होने वाला है, आजकल ना ए वाले एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। कौन से एग्जाम में आ रहे हैं आपके, ये एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी यदि एडवांस फॉर्म, इसका भी क्या देखेंगे हम, एडवांस फॉर्म देखेंगे। देखिए ये ना, ये क्या है कि एक कंडीशन अप्लाई करता है, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये सिर्फ वन डी फ्लो के लिए है, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो स्टेडी फ्लो के लिए है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे फ्लो है ना, हमारे पास अनस्टेडी फ्लो है, हमारे पास रोटेशनल फ्लो है, हमारे पास इनकम्प्रेसिबल फ्लो है, हमारे पास इरोटेशनल फ्लो है, हमारे पास यूनिफॉर्म है, हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म है, हमारे पास 2D फ्लो है, हमारे पास 3D फ्लो है। ये तो कंडीशन अप्लाई कर दिया 1D फ्लो के लिए, कोई जरूरी है सिर्फ 1D फ्लो ही हो, 2D फ्लो भी तो होगा, 3D भी तो होगा, मैक्सिमम चीजें हम 2D में देखते हैं, है ना, 2D में देखते हैं, 3D भी होगा। कोई जरूरी तो मान लेते हैं स्टडी के अलावा अनस्टडी फ्लो हो जाए, तब कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लगाएंगे। तो एक फार्मूला फिर याद रखना पड़ेगा आपको, जिसे कहते हैं जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन, जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन। जनरलाइज मतलब होता है भाई जनरल, जनरल मतलब क्या होता है, सामान्यता, सामान्यता मतलब कि सभी जगह, सभी जगह मतलब, अरे जनरल स्टोर देखे होंगे अपने गांव में, जनरल स्टोर जनरल स्टोर वाला हम बार बार यही एग्जाम्पल, जनरल मतलब हम यही एग्जाम्पल बार बार देते हैं हर जगह, आसानी समझ आता है। जनरलाइज मतलब जनरल, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन में सामान्य फार्मूला,
तो जनरल स्टोर देखे हैं। अब जो जनरल स्टोर है वहाँ क्या होता है? अरे जनरल स्टोर पे वो किराना का भी सामान देगा, जनरल स्टोर पे वो राशन का भी सामान देगा, जनरल स्टोर पे वो फोटोकॉपी का मशीन भी रख लेगा, फोटोकॉपी भी करेगा। जनरल स्टोर पे कहने का मतलब उसका है कि मोबाइल में रिचार्ज भी करेगा और डिश में रिचार्ज भी करेगा, उसी तो जनरल कहते हैं। यानी वो सवेरे-सवेरे दूध भी बेचेगा। तो जनरल पे छोटा-छोटा काम सारा, तो ये जनरलाइज़ कंटिन्यूटी क्वेश्चन हर जगह एप्लीकेबल होगा, सारा काम करेगा। ठीक है? चलिए इसका फ़ॉर्मूला क्या करते हैं भाई हम नोट करते हैं। ठीक है? तो क्या हो जाएगा डेल्टा रो यू अपान में देखिए डेल, डेल्टा नहीं वो क्या है भाई डेल है। ठीक है? चलिए डेल और डेल्टा में क्या बताते हैं आपको अंतर बताते हैं। क्या जाएगा आपका डेल रो यू हो जाएगा इतने में, ठीक है। और रो यू अपान में डेल एक्स प्लस देखिएगा बढ़ा जाएगा क्योंकि सब कंडीशन में अप्लाई होगा ना तो ये बढ़ा जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा डेल रो वी अपान में डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपान में डेल जेड प्लस क्या हो जाएगा डेल डेल वी अपान में डेल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोर्ड आपका भर गया। ठीक है? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 है ना? तो ये क्या है आपका जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन है। ये क्या है भाई? ये जनरलाइज्ड कंटिन्यूटी अब देखिए डेल और डी में क्या है भाई? डेल जो है ना डेल जो है डेल मतलब कि और डी, डी मतलब किसी एक ही पर डिपेंड कर रहा है और डेल मतलब क्या कि दो चीज़ों पे एक चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। डेल मतलब देखिए डेल मतलब कि एक चीज़ पे वो डिपेंड नहीं करेगा और डी मतलब कि वो एक ही चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ रो और वी यू एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करा तो डेल हम हर जगह डेल ही यूज़ करेंगे। ठीक है? अब देखिए हम कह रहे हैं जो ये इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ना मेरे लाल, ये समझिए कि मतलब क्या बताएँ इसकी खूबियाँ इतनी हैं। ये स्टडी फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, ये अनस्टडी फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, ये यूनिफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, ये रोटेशनल फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, ये इरोटेशनल फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, ये एक कंप्रेसिबल फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, एक कंप्रेसिबल फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, इनकंप्रेसिबल फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, लेमिनार टर्बुलेंट ये 1D फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, 2D फ्लो के लिए एप्लीकेबल है, 3D फ्लो के लिए किसी टाइप का फ्लो ले लीजिए ये सबके लिए एप्लीकेबल है। कुछ भी लिख लीजिए फ्लो है ना? तो क्या भाई एनी टाइप ऑफ फ्लो एनी टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो के लिए आप कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है? तो इसको याद रखिए। अब इसी के आधार पर ना हम कुछ छोटे-छोटे क्या बनाएँगे भाई फ़ॉर्मूले बनाएँगे। ठीक है? इसी के आधार पे क्या बनाएँगे कुछ छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले मगर देखिएगा, अभी फ़ॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है? इसी के आधार पर छोटे-छोटे फ़ॉर्मूले देखिएगा ओ ठीक है। वो पीछे है, वो वाला पीछे है, ठीक है? देखिए ये है, अगला है पीछे। हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई ये सबके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यदि मेरा फ्लो 3D हो रहा है और मेरा फ्लो स्टेडी फ्लो हो रहा है। हम क्या कह रहे हैं कि ठीक है सर सबके लिए एप्लीकेबल है लेकिन कुछ समझाइए। हम कहेंगे फॉर स्टडी एंड STEADY फॉर स्टडी फ्लो एंड 3D फ्लो के लिए स्टडी एंड 3D फ्लो के लिए हम गलत हो रहा है स्पेलिंग भाई। हम कह रहे हैं स्टडी एंड 3D फ्लो के लिए क्या होगा? तो देखिएगा स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है? स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है? बताइए तो डेल वी अपान में डेल टी कांस्टेंट यानी 0 अरे बताए थे किसी निश्चित समय में किसी निश्चित काट से किसी समय में गुजरने वाले वेलोसिटी क्या है भाई सबका सेम है। कल ही बताए थे क्या था आपका डिफरेंशियल फॉर्म यही था। यानी इसको 0 करिए आप इसको 0 करिए तो क्या हो जाएगा समझते हैं बस रो
सॉरी डेल रो यू अपान में डेल एक्स प्लस डेल रो वी अपान में डेल वाई प्लस डेल रो डब्ल्यू अपान में डेल जेड इज इक्वल टू जी। ये समझ आ रही है? ये किसके लिए भाई? फॉर स्टेडी एंड 3D फ्लो के लिए, है कि नहीं? लेकिन देखिएगा, समझिए, लेकिन आप कहेंगे सर बताइए कि मेरा स्टडी फ्लो भी हो, स्टडी फ्लो भी हो प्लस 3D फ्लो हो, इसके साथ साथ इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो, इनकम्प्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यदि इनकम्प्रेसिबल फ्लो हो रहा है तब कौन इसमें से क्या लगाएंगे? अब बताइएगा हम मेरे लाल, हम आपसे पूछ दें कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो डेंसिटी होती है क्या होती है? आप कहेंगे सर इनकम्प्रेसिबल फ्लो में जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है भाई? कांस्टेंट होती है। डेंसिटी लिख भी दिए, डेंसिटी क्या होती है आपकी? कांस्टेंट होती है। तो इस यहाँ से डेंसिटी को हटाइए, कांस्टेंट मतलब किनारे रख करके इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा डेंसिटी। तो डायरेक्ट फार्मूला यदि हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रो यू अपान में डेल एक्स प्लस रो वी अपान में डेल वाई प्लस रो डब्ल्यू अपान में डेल जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? जीरो। दिख रहा है ना? ठीक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ये समझ, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। कहेंगे 2D के लिए क्या होगा? आप कह दीजिए कि सर स्टडी हो, 2D हो, तो 2D को इसको ढक लीजिए। अरे 2D मतलब इसको ढक लीजिए, 2D हो गया, ये पूरा ढक लिया है तो 2D मतलब उसको ढक लीजिए, 2D हो गया। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अभी जो फार्मूला लिखे हैं फॉर, अभी जो फॉर्मूला लिखे हैं क्या लिखे हैं? फॉर स्टडी, स्टडी प्लस 3D प्लस इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, है ना? क्या था फार्मूला भाई? फार्मूला था आपका रो यू अपान में डेल एक्स प्लस रो वी अपान में डेल वाई। सर एक्स वाई जेड ही लिखे हैं ना, एक्स वाई जेड भूल जाते हैं भाई, कहीं गलत गलत ना लिख दिए उधर। और रो डब्ल्यू अपान में डेल जेड इज इक्वल टू, यही फार्मूला लिख, ठीक है ना? यही फार्मूला। अब देखिए इस फार्मूले को हम कहते हैं, ये फार्मूला, यही फार्मूला क्या है कि ज़्यादा यूज़ होगा, क्योंकि हम मैक्सिमम जगह हम फ्लो को स्टडी ही मानेंगे और इनकम्प्रेसिबल मानेंगे। हमको कोई भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, हमको कोई भी चीज़ क्या करना है, आसान करके स्टडी करना होता है। तो इसी फार्मूला को हम कहते हैं फेमस, फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी फार्मूले को हम क्या कहते हैं भाई? फेमस है, फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या होता है आपका? फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन एग्जाम में आता है, लेकिन आजकल नहीं आ रहा है, आजकल इसका एडवांस फॉर्म आ रहा है, आजकल इसका एडवांस फॉर्म आ रहा है। फिर हम कह रहे हैं ये चीज़ें उनको दिक्कत करेगा, लेकिन जो ब्रैकेट में है उसको याद करना है, उनको दिक्कत करेगा जो मैथ वगैरह नहीं पढ़ा, क्योंकि मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन है चैप्टर, मैथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, कल तो आपका जान निकल जाएगा ठीक है ना? तो इसमें थोड़ा-सा ना, थोड़ा-सा जिनका मैथ कमज़ोर होगा थोड़ा-सा दिक्कत होगा, ठीक है? क्योंकि अब डेल ऑपरेटर हम कहेंगे कि डेल ऑपरेटर होता है, अब कि उल्टा उल्टा त्रिभुज। अब डेल ऑपरेटर नहीं समझ आएगा जो इंटर नहीं पढ़ा होगा, जो वेक्टर कैलकुलस पढ़ा होगा डेल ऑपरेटर समझ आएगा। तो डेल ऑपरेटर इसे क्या कहते हैं भाई? डेल ऑपरेटर। ये क्या है आपका? डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर क्या होता है भाई? रो अपान में सॉरी डेल डेल एक्स आई कैप, है ना? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा आपका? डेल अपान में डेल वाई जे कैप, फिर हो जाएगा आपका
डेल अपान में डेल जेड एक है। ये क्या हो जाएगा आपका डेल ऑपरेटर हो जाएगा। यदि रिजल्टेंट वेलोसिटी अभी देखे थे हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या था रिजल्टेंट यू आई कैप वी जे कैप डब्लू के कैप। अरे देखे थे कि नहीं देखे थे बिल्कुल देखे थे। अब इन दोनों का क्या कराइए आप डॉट प्रोडक्ट। अरे प्रोडक्ट दो तरह से होता है भाई एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट अरे एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट और दूसरा क्या होता है आपका डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराएंगे डॉट प्रोडक्ट करा रहा है ठीक है तो क्या मिलेगा देखिएगा यहाँ से आई गायब होगा तो क्या लिखेंगे डेल यू अपान में डेल एक्स प्लस डेल वी अपान में डेल वाई प्लस डेल डब्लू अपान में डेल जेड यही हो जाएगा। अब देखिएगा इसको फेमस फार्मूले में यदि रखेंगे कहेंगे पुट इन फेमस फार्मूला जब इसको फेमस फार्मूले में रखेंगे तो वहां दिख रहा है आपको कुछ दोनों एक जैसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है दोनों क्या हो रहे हैं आपके एक जैसे मिल रहे हैं। तो आजकल एग्जाम में मेरे लाल यही आ रहा है क्या इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं लिखेंगे डेल इंटू वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू 0। यही है फेमस इक्वेशन फेमस कंटिन्यूटी इक्वेशन इसको भी कह देंगे। ठीक है तो देखिएगा अब एग्जाम में देगा तो एक क्रॉस लगाएगा यही क्रॉस लगा देगा यही क्या लगाएगा वो क्रॉस लगाएगा और एक क्या लगाएगा डॉट लगाएगा। तो आपको समझना है डॉट प्रोडक्ट हम बनाए हैं क्या लिखे हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिखे चीजें क्लियर हो क्या लिखे हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट लिखे ठीक है इतना समझ आ गया ठीक है भाई क्या हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट। लेकिन क्या है कि डॉट प्रोडक्ट को यदि हम और एडवांस फॉर्म में लिखना चाहें डॉट प्रोडक्ट को क्या करना चाहें भाई डॉट प्रोडक्ट को यदि हम और एडवांस फॉर्म में लिखना चाहें समझिएगा डॉट प्रोडक्ट को क्या करना है हम और एडवांस फॉर्म में लिख है ना। तो देखिएगा और जो जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन था उसको हम वेक्टर ही फॉर्म तो है इसको हम क्या लिख दिया भाई वेक्टर फॉर्म में। लेकिन जनरलाइज जो इक्वेशन है चलिए उसको वहीं लेकर चलते हैं। हाँ देखिए यही है जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन को इसी को लेकर हम क्या फॉर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन को किस में लिखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या होता है आपका डी रो अपान में डी टी क्या मिलता है आपका डी रो अपान में डी टी क्या मिलेगा रो अरे प्लस हो जाएगा क्या मिलेगा रो मिलेगा फिर डेल वही जो डेल आया था आपका पीछे जो डेल आया था डेल इंटू वेलोसिटी देखिए डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका इज इक्वल टू क्या हो जाता है 0। तो यही चीजें हम कह रहे थे कुछ चीजें आपको याद रखा ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा आपका जनरलाइज कंटिन्यूटी इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म मतलब ये अभी नहीं आया हुआ है ये अभी एग्जाम में नहीं आया हुआ है लेकिन जब ए आ चुका है मेरे लाल जब ए आ चुका है इसके लिए वेक्टर फॉर्म आ चुका है डॉट प्रोडक्ट वाला जब ए आ चुका है तो मेरा दिल कह रहा है कि दिल वाला हाँ मेरा दिल वाला जब ओ आ चुका है तो मेरा दिल कह रहा है कि ये भी आएगा और आना ही चाहिए ये भी क्या होगा इस बार आएगा ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं कल हम पढ़ेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ठीक है। इसमें फोर्स को छोड़ के सारा पढ़ेंगे बस फोर्स को नहीं पढ़ेंगे अगले में फ्लूइड डायनेमिक आएगा अगला चैप्टर उसमें हम क्या पढ़ेंगे
हाँ, उसमें फोर्स वगैरह पढ़ेंगे, नेवी और स्टोक, है ना, आयलर वगैरह। तो आज का बस इतना ही, ठीक। मिलते हैं कल का लेक्चर देखते हैं, ठीक है। ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए, कोई दिक्कत होगा तो हम अपना नंबर दिए ही हुए हैं, कोई भी दिक्कत हो एक बार और देते हैं, शुरू में दिए थे, तो 8756394248, ठीक है। 87 56 39 42 48, ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा जान है, ठीक है, मेरा सब कुछ यही है। लेकिन कोशिश करिएगा कि कॉल ना करके ना व्हाट्सएप कर लें, ठीक। हम सारे कंडीशन बता दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आप यदि व्हाट्सएप करते हैं तो हम रिप्लाई देते हैं, मेरा आदत है, क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं रहने देते हैं, समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि नो रिप्लाई दें, तो एक बार और आप कह दीजिएगा हाय सर, अब रिप्लाई दे दीजिए। हो सकता है क्या हो सकता है हम वाईफाई कनेक्ट कराए हैं, आपका मतलब कि फ़ोटो देखे, रिप्लाई करने जा रहे थे, लाइट कट गया, वाईफाई खत्म हो गया, अब भूल गए बाद में, या फिर मेरा तबीयत खराब है, या बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है मैसेज देख कर के हम छोड़ दिए, नहीं रिप्लाई दिए, तो ऐसा कोई नहीं सोचेगा अरे बहुत घमंड में है, वीडियो में तो कहते रहते हैं कि रिप्लाई देंगे, नहीं देते, नहीं। अब पता नहीं हम किस कंडीशन में, तो आप एक बार और याद दिला दीजिएगा, सर इसका बता दीजिए, रिप्लाई दे दीजिए, पहला रीज़न। और यदि हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, तो किसी भी सोशल मीडिया पे आप चले जाइए, लिखिए मंकेश _ सर, ठीक है, मंकेश सर लिख देंगे, तो किसी भी सोशल मीडिया पर हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए, गुड लक।